हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर चैनल कैटलिस्ट इनहांस योर रेट ऑफ लर्निंग। तो आज हम पेरियोडिसिटी में पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं विच इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? द एनर्जी रिलीज ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सीधी सी बात है, किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर अनस्टेबल रहता है। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करेगा ये स्टेबल हो जाएगा और स्टेबल होने के कारण क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा और उस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए जब किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में एंटर करता है तो उसे स्टेबल होने के लिए एनर्जी छोड़नी पड़ती है और वो रिलीज एनर्जी, छोड़ी हुई एनर्जी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है। अब स्टेबिलिटी और एनर्जी का कंसेप्ट हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, ठीक है, और एनर्जी मतलब अस्थिरता समझ लो। ठीक है, कैसे? जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने पिछले बार भी, एक बार और दे देता हूँ। अगर हम शुरू में क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं तो पहले मैच में हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी हाई रहती है। तो इधर से जाने वाली बॉल को हम लोग डाइव मार के पकड़ लेते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा थी, तो हम लोग स्टेबल कम रहते हैं और इधर उधर भागते ज़्यादा हैं। लेकिन 4 से 5 मैच खेलने के बाद हमारी एनर्जी कम हो जाती है। कम हो गई, इसका मतलब क्या? हम स्टेबल रहना चाहते हैं, सोना चाहते हैं। ठीक है, अगर बॉल बाजू से भी जा रहा होगा तो हम छोड़ देंगे, जाने दे करके। ठीक है, तो इसीलिए एनर्जी जब शुरू में ज़्यादा थी तो हम स्टेबिलिटी हमारी कम थी, जबकि लास्ट के मैचेस में जब एनर्जी बाहर निकल गई, एनर्जी कम हो गई, तो हम स्टेबिलिटी प्रेफर कर रहे थे, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा हुई तो एनर्जी कम होगी। अब इलेक्ट्रॉन जब बाहर, एटम के बाहर रहता है तो फिर उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है और स्टेबिलिटी जो है वो कम रहती है। जैसे ही वो एटम में एंटर करता है, एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल पे एंटर करता है, वो उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। स्टेबिलिटी का बढ़ना मतलब एनर्जी ज़रूर रिलीज हो गई होगी। ठीक है, तो इसीलिए उस रिलीज एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, अब तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अफेक्ट करते हैं? इसमें सबसे पहले आता है एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर एंटर करेगा। ठीक है, देखो सीधी साफ बात है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा पास एंटर करेगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर एंटर करेगा वो अनस्टेबल होगा और वो कम एनर्जी रिलीज कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन कर लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, 2,6 लिख सकता हूँ। सल्फर का कितना होता है? 16, 2, 8, 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऑक्सीजन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें पहले वाले में 2, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर तीसरे वाले में 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। देख सकते हो दोनों ही एटम को 2 ऑक्सीजन की, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसका भी, इसके लिए भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। अब मान लेते हैं इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन एंटर किया और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कर गया। ठीक है, सवाल ये उठता है कि किसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, कौन ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? तो देखो ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे वो न्यूक्लियस के पास एंटर करेंगे, मतलब सेकंड शेल में एंटर करेंगे, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। ज़्यादा स्टेबल होंगे तो एनर्जी भी ज़्यादा बाहर निकालेंगे, मतलब इनका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जबकि सल्फर के केस में जो 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं वो इससे तीसरे शेल में एंटर करेंगे, मतलब एज कंपेयर टू ऑक्सीजन वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर एंटर किए, मतलब उनकी स्टेबिलिटी जो है वो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम रिलीज करेंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा वो कम स्टेबल होगा और कम एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसकी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, सेकेंड आता है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ता है तो क्या होगा? वो आउटर आने वाले इलेक्ट्रॉन को जोर से अपनी तरफ खींचेगा। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज आने वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का पुल जो है वो ज़्यादा लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के और ज़्यादा पास अटैच हो जाएगा। और ज़्यादा पास होगा मतलब और स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा मतलब और ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन उतना स्टेबल होगा और उतनी ज़्यादा एनर्जी बाहर रिलीज कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, फॉस्फोरस 15 होता है, ऑक्सीजन 16, फिर क्लोरीन ले लेते हैं 17। ठीक है,
अब देखो फॉस्फोरस का क्या होता है 285, इसका 286, इसका 287। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको 17 प्रोटॉन मिल के अपने तरफ खींचेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको 16 प्रोटॉन मिल के खींचेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें 15 प्रोटॉन मिलके उसको खींचेंगे। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स किस में लगेगा? क्लोरीन में, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर बड़ा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर बड़ा है मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा जोर से न्यूक्लियस जो है आने वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करेगा और उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, फिर तीसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने पर जब हमको हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। इसका मतलब वो लोग और इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड नहीं कराना चाहते, इजीली वो लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो लोग ऑलरेडी स्टेबल हैं। ठीक है, जिसके कारण इनकी जो कि इलेक्ट्रॉन बाहर ही रह गया तो फिर इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ पाए, मतलब उसकी स्टेबिलिटी नहीं मिली। स्टेबिलिटी नहीं मिली तो एनर्जी क्यों रिलीज करेगा? ठीक है, मतलब उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है? जीरो, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जहाँ भी तुमको हाफ फील्ड या फुल फील्ड ऑर्बिटल दिखे उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, अब आता है पेरियोडिसिटी, मतलब अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे बढ़ती है घटती है, उसके पीछे का रीजन क्या है ये हमको देखना है। सबसे पहले अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप मतलब ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो क्या होता है? एटॉमिक साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन उतना दूर एंटर करेगा न्यूक्लियस से। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दूर होकर एंटर करेगा न्यूक्लियस से उतना कम एनर्जी रिलीज करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? अलोंग द ग्रुप घटती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, या फिर ये तो एग्जाम्पल है इसका, ऑक्सीजन और सल्फर। ठीक है, ऑक्सीजन में देख सकते हो दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है और सल्फर में तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। तो दूसरे शेल वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज करेगा, उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। जबकि यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में एंटर कर रहे हैं, इसका मतलब ये लोग कम स्टेबल रहेंगे एज कम्पेयर टू देम, इसलिए कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज करेंगे, उतना कम एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, इसलिए ऊपर से नीचे आते आते क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर एंटर करता है, मतलब कम स्टेबल रहता है, मतलब कम एनर्जी रिलीज करता है। तो ऊपर से नीचे आते आते इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता है। नाउ व्हाट अबाउट अलोंग द पीरियड? अलोंग द पीरियड क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना। अलोंग द पीरियड देख सकते हैं यहाँ पे फॉस्फोरस, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, एक ही पीरियड के हैं ये लोग। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज के साथ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है। इसका मतलब वो एडेड इलेक्ट्रॉन जो है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड हुआ है, वो उतना ज़्यादा खिंचाव महसूस करेगा न्यूक्लियस की तरफ और उतना ज़्यादा न्यूक्लियस से पास रहेगा और उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। इसीलिए अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन तो आएगा ही, जैसे कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड ऑल, वो तो आएगा ही। और इसके अलावा 2 नंबर के लिए कौन कौन से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले व्हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैस इज जीरो, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है, एग्जाम्पल के जरिए समझाइए। तो तुमको पता है कि नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी फुलफिल्ड होते हैं। ठीक है, तो अगर उनके आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी फुलफिल्ड है तो वो क्यों अपना इलेक्ट्रॉन, क्यों बाहर से इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करेंगे, है ना। इसलिए वो लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं होगा मतलब इलेक्ट्रॉन एटम में ऐड ही नहीं होगा। ऐड नहीं होगा तो कहाँ का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कहाँ का एनर्जी रिलीज, है ना। तो नोबल गैसेज में इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होते, जिसके कारण एनर्जी रिलीज नहीं होती और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है उनकी? जीरो होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हीलियम को ले लो, हीलियम का कितना होता है 2 1s2। देखो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी एस ऑर्बिटल में है तो वो क्यों एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं लेगा वो, जिसके कारण उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम टाइप का है। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो हमको पता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s2 2s2। देख सकते हो इसके भी ऑर्बिटल्स फुलफिल्ड हैं। क्योंकि इसका ऑर्बिटल फुलफिल्ड है तो ये और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा तो एनर्जी का रिलीज होने का सवाल ही नहीं उठता और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों? देखो जनरली हम लोग ट्रेंड देखे थे कि ऊपर से नीचे आते आते एटॉमिक साइज बढ़ेगा, जिसके कारण एडेड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर रहेगा और एनर्जी कम रिलीज करेगा।
ठीक है। तो कायदे से तो फ्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा वो तो न्यूक्लियस से ज़्यादा पास है, वो तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करना चाहिए, जबकि क्लोरीन में न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर एंटर करेगा, उसमें कम एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। लेकिन होता ये है कि फ्लोरीन के जिस शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो शेल ऑलरेडी बहुत छोटा है, दूसरा शेल बहुत छोटा होता है, जिसके कारण, और उसमें ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इतने से छोटे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, अब एक और इलेक्ट्रॉन तुम ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, जिसके कारण सब के सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये ऐड हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत कम स्टेबल हो पाएगा। कम स्टेबल होगा तो एनर्जी भी कम रिलीज करेगा, जिसके कारण फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा कम रहेगा। लेकिन उस केस, क्लोरीन के केस में देखो, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एंटर किया तो तीसरे शेल में एंटर कर रहा है, तीसरा शेल जो है वो थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंड शेल, ठीक है, जिससे कारण इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तीसरे शेल में उसको कम महसूस होगा। तो न्यूक्लियस के थोड़ा पास भी है और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी फील नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी सबसे कम होती है, ऐसा नहीं है। हम क्या पढ़े थे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में पहले फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर आयोडीन की होती है। लेकिन एक्चुअल ट्रेंड कुछ ऐसा है, पहले क्लोरीन का होता है, फिर फ्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन का होता है। क्यों? रीज़न वही है कि फ्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल बहुत छोटा है, छोटे होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत कम स्टेबल हो पाएगा। छोटा शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तुम ही सोचो कि अगर इस छोटे से सेल में जिसमें ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन हैं, एक और इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो गया तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कितना बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा, स्टेबल नहीं हुआ तो कम एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज अनमोल सिंह ठाकुर साइनिंग ऑफ।